नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आज से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों पर प्रशासन सख्त है। कई राज्यों में अनलॉक आज से शुरू होना है, लेकिन पटना में लोगों में इतनी जल्दी थी कि एक दिन पहले ही खुद से अनलॉक मानो घोषित कर लिया। जी हां, सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा दिया। ये ठीक वैसी ही तस्वीरें हैं जो पिछले साल हुए अनलॉक के बाद सामने आई। नतीजा ये था कि कोरोना की दूसरी लहर, तो क्या इस बार की लापरवाही तीसरी लहर का सबब बनेगी? क्या कोरोना की दूसरी लहर से भी लोगों ने कोई सीख नहीं ली? और अगर नहीं ली तो कैसे होगी आखिर कोरोना की तीसरी लहर, और कितनी भारी पड़ेगी लोगों को लापरवाही? ऐसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे अनलॉक को लेकर क्या है प्रशासन की तैयारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन में ही अनलॉक, सड़कों पर गाड़ियों का रेला। न कोविड के परवाह, न प्रशासन का डर। बिहार का पटना, जहां अनलॉक 2 जून से होना है, लेकिन 1 जून से ही लोगों ने अनलॉक खुद से मान लिया और निकल पड़े सड़कों पर। गाड़ियों की इतनी भीड़ तो शायद पटना की सड़कों पर आम दिनों में भी नहीं दिखती होगी, लेकिन कोरोना काल में ऐसी भीड़ बड़े सवाल खड़ा कर रही है। सवाल, क्या लोगों ने मान लिया कोरोना खत्म? क्या पटना में प्रशासन का डर भी नहीं है? लोगों की इस भीड़ पर क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्योंकि जिस तरह से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे तो प्रशासन के साथ साथ लोगों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक देश में कोरोना से हाहाकार मचा था, लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा लगाम लगाने पर कामयाबी हासिल हुई, लोग फिर से मनमानी करने पर उतारू हो गए। बिहार में अनलॉक बुधवार से होना है, मगर मंगलवार की तस्वीर डरा रही है। जी हां, आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है, मगर लोगों ने खुद से कैसे शहर का ताला तोड़ा है, यानी ताला खोल दिया है। उसकी आप तस्वीर देखिए कि ट्रैफिक कितनी हैवी है। पुलिस डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी लगातार लोग सड़क पर निकल रहे हैं और मानने को समझने को तैयार नहीं हैं। देखिए किस तरीके से सड़क पर भीड़ है इस वक्त। ये तस्वीरें परेशान करती हैं कि आखिर हम जब अनलॉक करेंगे तो उस वक्त शहर की स्थिति क्या होगी। लगातार लोगों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। और आप देखिए तमाम जो सड़क हैं, ये कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया है। बैरिकेडिंग है, पुलिस की तैनाती है, क्योंकि जबलपुर में अनलॉक शुरू हो गया है। सुबह से ही पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर उतरकर लोगों को समझा बुझा रहे हैं। जबलपुर शहर में सघन इलाकों और बाजारों को फिलहाल बंद ही रखा गया है। केवल गली मोहल्लों की दुकानों को ही पूरे नियमों के साथ खोलने की अनुमति दी गई। ऐसे में व्यापारियों को किसी तरह की गलतफहमी ना हो, लिहाजा पुलिस अधिकारी व्यापारियों को समझा बुझा रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई इलाकों में व्यापारियों ने प्रशासन की गाइडलाइंस का विरोध भी किया। दुकान हो या फिर आम लोग, सभी को समझना होगा, अभी अनलॉक हुआ, कोरोना खत्म नहीं हुआ। देश के साथ साथ दुनिया के जानकार भी दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर आनी तकरीबन तय है। लिहाजा कोविड नियमों का पालन करिए, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि इस बार खतरा बच्चों पर है। लिहाजा लापरवाही ना करें, क्योंकि इस बार की लापरवाही की कीमत बहुत ही भारी होगी। चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे अनलॉक तो किया गया, लेकिन अब अनलॉक की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन इस वक्त जानकारी ये भी मिल रही है, शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है शरद पंडित जी आपका। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अब हम लोग अनलॉक, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना तैयार है भारत, हम ये कहेंगे, क्योंकि इस वक्त जगह जगह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो डरा भी रही है, क्योंकि अब जिम्मेदारियां लोगों को निभानी है, लेकिन लोग वो जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी करिश्मा, नमस्कार। मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने ये एक बहुत ही जो है अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेके आज का प्रोग्राम आयोजित किया है। देखिए क्या है कि हम जो है
फर्स्ट फेज के बाद ये जो है अनुभव कर चुके हैं कि उसके बाद लापरवाही करने के बाद हमको एक जो सेकंड फेज का इस बीमारी का सामना करना पड़ा। इसलिए ये बात तो बिल्कुल हर नागरिक को, हर हमारे सिटीजन को ये सोच लेना चाहिए कि यदि अब हमने लापरवाही करी तो कई जानों से फिर हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जनता का सहयोग हमको प्राप्त हो। और देखिए, कोई भी कार्य हो बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, समाज की सहभागिता के बिना वो हो नहीं सकता। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों से एक चिकित्सक के नाते, एक प्रशासनिक पूर्व अधिकारी के नाते ये अनुरोध करूंगा कि देखिए, लॉकडाउन का जो है वो अब ओपन करने के बाद आपको अपनी मर्यादा, अपने अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जो है अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं। कोई आवश्यक कार्य हो, जो अपरिहार्य हो, जो अनअवॉइडेबल हो, तो इसलिए आप बाहर जा रहे हो तो कोई बात नहीं। पर बाकी जहां तक हो, यदि जाना बहुत आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले अभी भी। दूसरा ये है कि हमको ये सब चीजें जब मालूम है कि अभी भी थर्ड वेव का प्रेडिक्शन है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कभी भी आ सकती है, और हमने इस नियमों को, अनुशासन को यदि फिर भंग किया तो निश्चित रूप से हम लोग फिर परेशानी में पड़ेंगे। और देखिए कितने कष्ट उठाए। और तीसरा मेरा ये कहना है कि यदि बाहर निकलना आवश्यक है तो अभी लगभग हमको 1 साल तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी जो कोविड के लिए अनुशासन है, उनको जो है निश्चित रूप से पालन करना पड़ेगा। यह हर नागरिक को समझना होगा। मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग वाली जो बातें हैं वो अभी भी लागू रहेंगी। हम यदि मार्केट ओपन भी है, हम अनलॉक की स्थिति में बाहर जा रहे हैं कोई जरूरी काम से, तो ये जो मर्यादा है इनका पालन करें। ये जो है जनता से हमारी अपेक्षा है। वो शासन स्तर पे भी कुछ अपेक्षाएं हैं, वो भी मैं चाहूंगा कि वो शासन स्तर पर भी बराबर निगरानी होती रहे। अब देखिए, अभी जो आपने कुछ इंसिडेंसेस बताए कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और बाहर निकलने लगे लोग, ये फिर एक खतरे का संकेत है। और इसको समझिए कि आज हमारे परिवार के लोगों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे परिवार के बच्चों का जो है, इससे हम भविष्य को संकट में डाल रहे हैं। तो करिश्मा, ये सब चीजें तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जिम्मेदारी नागरिकों को भी निभानी पड़ेगी। प्रशासन तो अपने स्तर पर निभा ही रहा है, लेकिन अब और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि आपने थर्ड वेव का भी जिक्र किया कि कभी भी थर्ड वेव आ सकती है। और सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरीके से हालात बने। अब आगे भविष्य में ऐसे हालात न बने, इसलिए बहुत ज़रूरी होगा वर्तमान में हम पुरानी जो गलतियाँ हुई हैं उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। आप बने रहे हमारे साथ, आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेंगे और आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरी लहर में और क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी होंगी। मोहित मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मोहित, ये बताएं कि कुछ पाबंदियों के साथ कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि इस छूट का लोग नाजायज फायदा न उठाएं। ऐसे में प्रशासनिक तरफ से क्या कुछ सख्ती देखने को मिल रही है और लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं? देखिए, लापरवाही पहले वेव के बाद दूसरे वेव में दिखाई दी, लिहाजा दूसरा वेव जो था आप देख सकते, आप समझ सकती थी और आपके सामने तस्वीरें भी आई कि किस तरीके से भयावह होती चली गई। चाहे दिल्ली की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या हम भोपाल मध्य प्रदेश की बात करें, स्थितियाँ जो है विकराल बनती चली गई। लिहाजा प्रशासन लगातार सख्ती के साथ जनता को, आवाम को ये कह रही है कि अगर आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, एहतियात के साथ निकले, जरूरी हो तभी निकले। जहाँ तक तीसरी लहर की बात हो रही कि तीसरी वेव आने वाली है और उसके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं जो है चुस्त दुरुस्त की जा रही है। जनता के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो तीसरी वेव को, अगर वो चाहती कि तीसरी वेव नहीं आए तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। घरों जरूरत हो तभी आप घरों से बाहर निकले। घर से बाहर निकले तो आप अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगा के जाइए। जहाँ तक हम सरकारों की बात करें तो सरकार, अगर दूसरे वेव की बात करें, दूसरे वेव में जो तैयारियाँ सरकारों की होनी चाहिए थी वो तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी। लिहाजा स्थितियाँ जो है वो खराब होती चली गई। तीसरी लहर को लेकर जो सरकारें हैं पहले से जो है वो व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हुई है। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि अगर तीसरी वेव आती है तो हम पहले से ही सारी तैयारियां कर लें ताकि दूसरी वेव जैसी तबाही जो मची थी पूरे देश भर में वो स्थिति उत्पन्न न हो। जी ठीक है मोहित बने रहे हमारे साथ। शुभम भी मेरे साथ बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। शुभम, भोपाल की क्या तस्वीरें, लोग कितने ज्यादा जागरूक और कितनी सख्ती प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही है? जी आज देखिए, सख्ती राजधानी भोपाल में है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी आज खुद बाज़ारों में निकले हैं और मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं। सर, आप भी आए हैं यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी? लोग पालन कर रहे हैं, दुकानदार पालन कर रहे हैं? दुकानदार पालन कर रहे हैं, उनको एक्चुअली थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। तो हमारा आने का उद्देश्य ये है
कि उनको सलाह दें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों को जो है ना कुछ मिक्स दुकानें चलती है यहाँ पे, तो उनको ये लगता है क्या बेचना चाहिए क्या नहीं बेचना चाहिए। तो हम सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं और हमारे साथ जो है इस व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने उनके साथ बैठक की है, लोगों को समझाया है और व्यवस्था यही है कि जो निर्देश है धारा 144 में उस निर्देश का हम पालन कराएं, वही दुकानें खोलें। कल भी हमने देखा था सर कि आप लोग इसी तरह से घूम रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, कितने दुकानदारों पर ऐसी कार्रवाई की गई, ऐसा कोई आंकड़ा? कल हमारे जो टीटी नगर क्षेत्र में हमने 8 दुकानें बंद कराई थी जो उल्लंघन किया था। उन्होंने कुछ लोग मास्क नहीं लगाए थे, गोला नहीं बनाया था, या ऐसे बहुत सारे ऐसी दुकान थी जिन्होंने खोल लिया था जिनको जानकारी नहीं थी, तो उनको केवल बंद करा दिया था। तो उसी की पालन में आज हम लोग फिर से आए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो ये लगातार सिलसिला चलता ये लगातार सिलसिला चालू रहेगा। हमारी 3 CST टीम बनी हुई है न्यू मार्केट क्षेत्र के लिए, वो लगातार गली बाई गली निरीक्षण कर रही है। उसी के साथ आज हम अपने दल के साथ भी दौरा कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो दौरा कर रहे हैं न्यू मार्केट का। और इससे पहले भी हमने देखा था ये अनाउंसमेंट भी इस तरह से होता है जिसमें लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग जो है भीड़ लगाएं। इसके अलावा आप देखिए दुकानदारों से ये अपील की गई है कि आप लोग जो हैं दुकान में तमाम तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल के आंकड़े की यानी कि 1 जून के जब अनलॉक हुआ भोपाल, उस दिन की बात की जाए तो न्यू मार्केट में खास तौर पर 8 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई या उनकी दुकान बंद करवाई गई, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का उल्लंघन किया था। उन दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं दी गई थी, उन्होंने उल्लंघन किया और दुकानें खोली, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन पर कार्रवाई भी की गई। ठीक है, शुभम बने रहे हमारे साथ। शरद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना ग्राउंड से हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे कि ठीक है, प्रशासन अभी सख्त नजर आ रहा है, लेकिन एक रवैया ये रहता है कि कुछ दिन वो सख्ती देखने को मिलती है, प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद रहता है। और ये जो हम देख रहे हैं कि दुकानों पर कार्रवाई की गई, जो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल नॉर्म्स का फॉलो नहीं कर रहे थे, उनका पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड के केस अब धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो लोग भी अपने स्तर पर लापरवाह होते हैं और वो भी प्रशासनिक अमला भी उतना मुस्तैद नहीं दिखाई देता, और यही वजह बनती है कि आगे केसेस एकदम से बढ़ते जाते हैं। करिश्मा, देखिए क्या है कि अभी 1 जून से ये जो है अनलॉक की प्रक्रिया कल से ही चालू हुई है। अभी इसमें क्या है, बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है दुकानें डेज निर्धारित किए हैं, समय निर्धारित किया है, तो अभी शुरुआत पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। मैं समझता हूँ आज कल तक 1-2 दिन में ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, लोग समझ जाएंगे कि हमारी क्या मर्यादा है, तो उसके बाद निश्चित रूप से जनता का खुद का नुकसान है इसमें। यदि वो इस तरह का जो है करेंगे तो अपनी जान को, उनके स्वयं को खतरा है। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें कम्युनिटी जो है वो उसका सहयोग मिलने लगेगा। जहां तक प्रशासनिक अमला है, पुलिस अमला है, ये तो बराबर निगरानी करता ही रहेगा और जहां सख्ती की आवश्यकता वो करेगा, परंतु दोनों के सामंजस्य से ही ये स्थिति अच्छी बन सकती है, सुखद बन सकती है। तो ये तो जो है अभी हम लोग कह ही रहे हैं कि यदि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाए, बहुत ही कोई आवश्यक कार्य है तो बाहर जाए, और बाकी सब मर्यादाओं का पालन करना, जो प्रोटोकॉल इसके जो है हम लगातार जो है पिछले 1.5-2 साल से बात कर रहे हैं, उनका पालन करके ही बाहर जाए आवश्यक है वो। और उसके साथ ही साथ मैं ये कह रहा था कि जो है शासन स्तर पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको भी बराबर वो देखते रहे कि बराबर लोगों का मतलब जो है सर्वेलेंस होता रहे, लोगों का जो है वो जो स्क्रीनिंग सेंटर से वो चालू रहे। दूसरा जो है बराबर टेस्टिंग अभी भी हम करते रहे, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं या छोटे छोटे जो जोन रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, उनको भी जो है बराबर निगरानी में अपनी मॉनिटरिंग में रखें, उनकी बराबर नियमित रूप से मॉनिटरिंग होती रहे। और साथ ही साथ हमको वैक्सीनेशन वाले काम को भी जो है वो बराबर सुपरवाइज करना है। कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां आई हैं, धीरे धीरे वो भी जो है वो उसको रास्ते निकाल रहे हैं, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन को हमारी वैक्सीनेशन वाले काम से जोड़े, हम वैक्सीनेशन उनको बहुत ही सहजता से उपलब्ध हो जाए, ये कार्य भी जो है शासन स्तर से होगा, तो निश्चित रूप से ये एक सुखद संकेत रहेगा कि हम भविष्य में जो है या तो थर्ड वेव को मिनिमाइज कर लेंगे या उसकी सीवियरिटी को भी कम कर। बिल्कुल आपने सही कहा कि थर्ड वेव की सिवियरिटी को अगर कम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि अभी से ही कोरोना के नियमों का पालन करते, जिस प्रकार से सख्ती जो देखने को मिली है आगे भी वो बरकरार रहे। एक सवाल मेरा दोनों ही अपने संवाददाताओं से है। मोहित, पहले आपके पास आना चाहूँगी। एक आरोप यहाँ पे लगता रहा है कि
जो जमीनी स्तर पे जो आंकड़े हैं और इसके साथ ही जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा फेरबदल है। जमीनी हकीकत आखिर क्या है? आपने सवाल किया है कि जमीनी हकीकत आखिर क्या है आंकड़ों को लेकर। आंकड़ों की बाजीगरी जो है लगातार देखने को तो मिली है। विपक्ष इसको लेकर आरोप लगाता रहा है। विपक्ष ये कहता रहा है कि जमीन पर चाहे मौतों का आंकड़ा हो, संक्रमण का आंकड़ा हो या ठीक होने का आंकड़ा हो, तमाम आंकड़ों पे जो है सरकार जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। मौतों के आंकड़ों को लेकर लगातार सियासत तेज रही है। लगातार सरकार पर आरोप लगता रहा है कि शमशान घाटों में मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़े बहुत कम रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, मौतों के आंकड़ों के बीच में जो स्थितियां हैं पहले के मुकाबले काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। सियासत तो होती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से सुधार हुआ है अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्थिति को इसी तरीके से नॉर्मलाइज करते हुए आगे बढ़ाती जाए। और सरकारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार का काम है व्यवस्था बनाना, और हमने उस व्यवस्था को अगर चुना है तो सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि वो आंकड़ों को भी न छुपाए, सही आंकड़ा दे, जनता को सही जानकारी दे, वक्त पे जानकारी दे और सारी उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे जो कोरोना संक्रमण को रोकें। जी ठीक है, ठीक है। शुभम, आपका क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में हमलावर रहा है, खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी हमने सुना है कई बार कि काफी हेराफेरी हो रही है और जो मौतों का आंकड़ा है वो छिपाया जा रहा है। फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे, सियासत से परे जमीनी हकीकत क्या है? क्या कुछ इसमें सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो स्थितियाँ मध्य प्रदेश में अब बेहतर है। कल का ही अगर आप आंकड़े की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तकरीबन 2 महीने के बाद कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। अप्रैल का जो माह था वो मध्य प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक था, सबसे ज़्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई। हालांकि सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक ये काफ़ी कम है, मगर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों से ज़्यादा मौतें मध्य प्रदेश में अप्रैल और मई के माह में हुई है, जो कि एक बड़ा आरोप है। और इसके बाद कांग्रेस ने तो अपने कार्यकर्ताओं को ये कह भी दिया है कि आप लोग अपने अपने इलाके में से एक सूची तैयार कीजिए, घर घर जाइए और वहाँ से देखिए कि किसके यहाँ मौत हुई है और ये सूची हम सरकार को, प्रशासन को देंगे। मगर फिलहाल अभी की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थितियाँ बेहतर हैं। अगर आप कई ज़िलों की बात करेंगे जहाँ पर अब एक भी केस नहीं आ रहा है, अभी अभी हमने देखा कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी अनलॉक के बाद भी जो है बाज़ारों में आ रहे हैं, दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। जिन्हें परमिशन नहीं दी गई है वो भी अगर दुकान खोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और भोपाल के प्रभारी विश्वास सारंग खुद कल अनलॉक के दौरान बाज़ारों में घूमते हुए नजर आए थे, जहां पर वो भी लोगों से, दुकानदारों से यही अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो अब बार बार हम लोगों को ये कहते रहे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप लोग मास्क लगाइए, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब देखिए, लंबा वक्त हो गया है। शुरुआत में मार्च 2020 की आप बात करते हैं, जब कोरोना नया आया था, लोगों को हैबिट नहीं थी, सावधानियां नहीं पता थी, मगर अब 1 साल का वक्त, 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है और ऐसे में हर किसी को पता है कि हमें कितनी सावधानियां रखना है। और जब हम इतना भयावह दौर देख चुके हैं, लोगों अपनों को खोते हुए हमने देखा है, तो ऐसी स्थिति में तो आप लोगों को ये अपील ही नहीं करना चाहिए शासन की ओर से कि आप लोग इस तरह की सावधानी रखिए। ये अब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम तरह की सावधानियां रखें और खुद को और साथ ही साथ अपनों को सुरक्षित रखें। चलिए, बिल्कुल। और लगातार न्यूज़ स्टेट भी अपने दर्शकों से यही अपील करता रहा है कि अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना का खतरा अभी टल गया है। शरद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब सेकेंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा है। सेकेंड वेव में कई लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, एक बड़ा सबक हमने इससे सीखा है और ये साफ झलकता है कि सेकेंड वेव के लिए भारत तैयार नहीं था। अब क्योंकि सेकेंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो तीसरी वेव है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे और लोग भी अपनी तरफ से उतना ही सहयोग यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि अब लोगों को भी काफी ज्यादा डर है, काफी ज्यादा भय सता रहा है। नहीं, बिल्कुल करिश्मा, ये ठीक है कि अभी जो है दोनों जो है वो तरफ से सावधानी रखना पड़ेगी। शासन प्रशासन अपना जो है मॉनिटरिंग और जो कार्य उसके लिए जो निर्धारित है वो तो उनको करते ही रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस उस पर जो है वो प्रोसेस को लगातार चलने देना पड़ेगा। और कम्युनिटी से जो बार बार अपेक्षा की जा रही है वो सहयोग की, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ कोई भी जंग को बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। अब जब हम लोग जो है फर्स्ट के फेज के बाद हम लोग सेकंड जब वेव आई तो उतने तैयार नहीं थे। अब हमारा एक बहुत अच्छा अनुभव है, मैं समझता हूँ जनता भी अब समझ चुकी है और हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है वो भी समझ चुका है क्या क्या तैयारी करना है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ
अभी मॉनिटरिंग की बहुत सख्त जरूरत है। मॉनिटरिंग जो है हमारे को जो है बराबर इस जो है पेंडेमिक पे रखना पड़ेगी, इसीलिए बराबर जो है सर्वेलेंस की एक्टिविटी चलती रहे हमारी। दूसरा जो है हमारे जो टेस्टिंग है, जो सस्पेक्टेड केसेस है उनका बराबर होता रहे, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो और टीकाकरण वाला कार्य हमारा। तो ये सारी चीजें शासन स्तर पर जो है, देखिए एक दूसरी जो समस्या थी हमारे पास जो है वो बेड्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और जो थर्ड वेव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप को जो है वो शिशु वर्ग को जो है प्रभावित करेगी। तो हमारे पास ये अभी से शासन को एक अपना रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि हमारे पास सफिशिएंट जो है वो सर्वेलेंस की टीमें बन जाएं, हमारे पास जो है वो टेस्टिंग के किट्स पर्याप्त रहे। नहीं तो पिछली बार हमने अनुभव किया था कि टेस्टिंग किट्स खत्म हो गए थे, रिपोर्टिंग में डिले हो रहा था। हमारा जो एक जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है कि जो 24 आवर्स में रिपोर्ट आ जाना चाहिए, कि ये सारे जो गैप्स थे अब हम अपने अनुभव से सीख चुके हैं। तो ये सारी चीजों को जो है हमको जो है अलर्ट मोड पर ठीक करना पड़ेगी और एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। दूसरा जो है जो पीडियाट्रिक बेड्स है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन है और दवाइयां जो बच्चों के उपयोग में आती, ये दवाइयां भी हमको अभी से जो है केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसके लिए हमको बराबर जो है हमारी नीड के हिसाब से उसका सफिशिएंट स्टॉक हो। तो ये सारी चीजें यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से, और थर्ड जो मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ वो टीकाकरण वाली बात। तो ये तीनों चीजों को हमने साइमल्टेनियसली यदि बराबर निगरानी रखी और इस पे करते रहे एक अच्छी योजना के साथ, तो निश्चित रूप से इसकी सीवियरिटी बहुत कम हो जाएगी और उतना जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो करिश्मा ये चीजों को ध्यान देना आवश्यक। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने यहाँ पे बताए। मोहित, अब ये बताएं अनलॉक की, क्योंकि अब कुछ छूट तो दी जा रही हैं लेकिन अभी आंशिक छूट हम कहेंगे, पूरी तरीके से अभी कोई भी चीज़ें खुली नहीं है, और तीसरी वेव से पहले बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन। लेकिन अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा किल्लत भी अभी देखने को मिल रही है। हालांकि अब दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा और सबको वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर ताज़ा हालात दिल्ली में क्या हैं? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर ताज़ा हालात के बारे में दिल्ली में बात करें तो वैक्सीनेशन ना के बराबर है। सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार उसे वैक्सीनेशन मुहैया नहीं करवा रही है, लिहाजा वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो पहले की तादाद में लोगों की भीड़ होती थी वहाँ पे भीड़ तो छोड़िए, वैक्सीनेशन सेंटर ही बंद हो गए हैं। हाँ, कुछ लोग कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, होटल्स में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। गंगाराम अस्पताल की आप बात करेंगे तो 1250 रुपये में आपको कोवैक्सीन वहाँ पर आपको लगाई जाएगी 45 साल से ऊपर वालों के लिए और 18 से 45 साल वालों के लिए। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए वैक्सीन भी नहीं है और स्लॉट भी नहीं है। स्लॉट भी बहुत मुश्किल से दिल्ली में लोगों को मिल पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन के बाद, यानी 10 से 15 दिन के बाद वैक्सीनेशन की एक नई खेप आएगी, उसके बाद फिर से सुचारू प्रक्रिया जो है दिल्ली में चालू हो पाएगी। स्पुतनिक की जहाँ तक बात हो रही है कि स्पुतनिक भी दिल्ली में जल्द से जल्द को जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स में उपलब्ध हो जाएगी और वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लगातार सरकार ये कह रही है कि पहले वैक्सीनेशन, उसके बाद जो है लॉकडाउन, जो लगातार अनलॉक की प्रक्रिया में हम जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के बाद ही अगर व्यापक रूप से अनलॉक किया जाएगा तभी हम तीसरी वेव को रोक पाएंगे, कोरोना महामारी को रोक पाएंगे। और लगातार सरकार तो वादे कर रही कि हम वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी आपका पूरा करेंगे, लेकिन जनता अभी भी इंतजार कर रही है दिल्ली की कि सुचारू रूप से सबका जो है वैक्सीनेट, सबका टीकाकरण कर दिया जाए। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में किस रूप में, किस ढंग से, किस तरीके से सुचारू रूप से सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। जी ठीक है मोहित, आप बने रहे मेरे साथ। शुभम के पास मैं जाऊंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना है। लेकिन आपने सही कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी किल्लत जारी और चुनौतियां यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएं ताकि जो तीसरी वेव आ रही है उसके लिए हम तैयार रहें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि अनलॉक के लिए आखिर हम कितने तैयार हैं और लोगों की जो लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में इसका नतीजा आगे आने वाले दिनों में आखिर क्या होगा। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित, मेरे सहयोगी, जो कि ताज़ा अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड से। शरद जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब जिस तरीके से चुनौतियां आगे भविष्य में कई है, ब्लैक फंगस भी एक चुनौती बना हुआ है, इस पे भी हम बात करेंगे कि अब क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ठीक है, ब्लैक फंगस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो ज़रूर है, कोरोना की तरह ये फैलता नहीं है, लेकिन कोरोना से जो हाल ही में मरीज रिकवर हो रहे हैं या कुछ मामले तो ऐसे भी आए जिसमें लोग कोरोना से संक्रमित भी नहीं थे, उनको भी अब ब्लैक फंगस हो रहा है। मार्केट्स में इंजेक्शंस की कमी है, ऐसे में बहुत सावधानी के साथ
आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अनलॉक तो हो चुका है। अब आगे ये ना हो कि इसके मामले और ज्यादा बढ़ जाए और भारत के सामने एक और चुनौती खड़ी हो जाए। करिश्मा, देखिए क्या है कि कोविड हमारे लिए एक नई बीमारी थी, चाहे वो जो है चिकित्सा समुदाय हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर उसकी व्यवस्था के संबंध में, तो हम निश्चित रूप से तैयार नहीं थे। और कुछ जो है वो असफलताएं जो हमारे को झेलना पड़ी है, उसका कारण यही था। अब देखिए क्या है, डॉक्टरों के लिए भी जो है ये एक नया जो है वो एक बीमारी थी, और उसमें उनको जो है कई जो है चीजों का अनभिज्ञ थे, और उसके बाद उनको उपचार करना पड़ा। देखिए, एक तो ये है कि जहां भी बॉडी रेजिस्टेंस लो हुआ, एक तो कोविड ने कर दिया था, फिर उसके साथ यदि एसोसिएट कोई कोमॉर्बिडिटी है, जिससे डायबिटीज या अन्य बीमारियां थी, उसका भी एक कारण रहा है फंगल जो है इन्फेक्शन के डेवलप होने में। तीसरा जो इसके साथ ये था कि स्टेरॉइड जो दिए गए, देखिए स्टेरॉइड उस समय लाइफ सेविंग था, जान बचाने के लिए आवश्यक था। अब ये एक जो अनुभव हो गया है, इसके बाद जो है अब बहुत सी चीजें देख के जो है आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर समुदाय भी, और उसमें इसका जो है रेशनलाइजेशन करना, जहां आवश्यक है वो डोज देना, साथ ही साथ जो है जो हाइजीन मेंटेन करके रखना, बॉडी की जो इम्यूनिटी भी मेंटेन रहे, तो ये फंगल इन्फेक्शन को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। केसेस बहुत ज्यादा संख्या में आए, पर ये खुशी की बात है कि कॉन्टाजियस नहीं है, संक्रामक नहीं है। परंतु अब आगे जो है इसको जो है जो एक तो हाइजीन बराबर मेंटेन रखें पेशेंट का, दूसरा जो है इम्यूनिटी बराबर पेशेंट की मेंटेन रहे, दूसरा जो है स्टेरॉइड के डोजेस को जो है हमको बराबर रेशनलाइज रूप से यूज करना पड़ेगा, और डायबिटीज या अन्य बीमारियां हैं तो उनको कंट्रोल करें। ये बात आपकी सही है कि जहां डायबिटीज या अन्य बीमारियां नहीं थी, उन लोगों को भी ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है। उसका कारण जो है वो लो बॉडी रेजिस्टेंस का होना और हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो नॉर्मल नहीं होना, सब स्टैंडर्ड होना, वो एक कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ये फंगस डेवलप। परंतु फिर भी मेडिकल समुदाय ने उसको तुरंत तैयारी करी और अब वो केसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है। पेशेंट्स को भी अपना ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बने रहे सर हमारे साथ। इस वक्त जानकारी मिल रही है कि मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया भी जुड़ चुकी हैं राजधानी भोपाल से। दीप्ति, आपके पास आना चाहेंगे। इससे पहले मैंने मोहित से भी यही सवाल किया था कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मामले घटे हैं, लेकिन अभी भी मौतों के जो आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी जिस तरीके से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें डरा भी रही हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अब बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में डर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि चुनौतियां कई हैं। प्रशासन को भी बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी और इसके साथ ही लोगों को भी वो सहयोग देना पड़ेगा। बिल्कुल करिश्मा, डर कहीं ना कहीं बना हुआ है। चुनौती बहुत बड़ी है, और चुनौती इसलिए है क्योंकि मौत के आंकड़े कम नहीं हुए। जो लोग पुराने क्रिटिकली एडमिट थे वो अभी भी उपचार, जो लोग थे उनकी जिनकी स्थितियां ठीक नहीं थी, उनमें कुछ को डॉक्टर बचा पाते हैं, कुछ का जीवन नहीं बचा पाते हैं। तो मौत के आंकड़ों की तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी अब चुनौती की बात यह है कि जिस तरीके से अनलॉक हुआ है, एक ही दिन में लगभग 400 दुकानों के लिए लाइसेंस, उनका जो है चालान काटना पड़ा, उनको नोटिस देने पड़ गए। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि अनलॉक होने के बाद लोग ये मान रहे हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, जो बहुत गलत है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करी जा रही थी, या जिसे कहें साधारण भाषा में कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था, वो अपने आप में चुनौती है। क्योंकि जब लॉकडाउन था तब भी लोग बिना वजह घर से निकलते थे, उनको समझाइश दे के घर पर भेजना पड़ता था। तो अब अनलॉक की स्थिति में क्या प्रशासन रोज सुबह शाम उसका यही काम रह गया है कि वो दुकानों में जाए और बाजारों में जाए और उसके बाद देखे कि कौन कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, फिर उसको समझाइश दे या फिर उसके नाम पे कोई जो है कोई चालान काटे उसकी दुकान का। तो ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण बात है, और इस बात को कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा, क्योंकि जो अनलॉक हुआ है वो जनता के लिए हुआ है और कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों के लिए भी हुआ है। और अगर लोग ऐसे में ये सोच लेंगे कि अनलॉक मतलब कोरोना फ्री हो चुके हैं या कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना मुक्त हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है। और इस स्थिति में प्रशासन का सहयोग अगर जनता नहीं करेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि 15-20 दिनों बाद वापस वैसे ही कोविड के केसेस शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इन्फेक्शन की दर तो घटी है, संक्रमण दर घटी है, लेकिन उसका एक कड़वा सच ये भी है कि 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन करने पे संक्रमण दर घटी है। और अगर ये लॉकडाउन के बाद, इतने लंबे समय के लॉकडाउन के बाद घटी है, तो कहीं ना कहीं स्प्रेड बहुत ज़्यादा था, और वो स्प्रेड अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि कोरोना जितने नए नए वेरिएंट के साथ आ रहा है उसके लक्षण भी बदल जाते हैं
और वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से खुद को बदलता जा रहा है। तो जो म्यूटेशन है वायरस का वो भी खतरनाक है। दूसरा, इस म्यूटेशन के बीच में संक्रमण को कंट्रोल किया गया है, पर कंट्रोल की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन रहा। अगर 1 महीने से ज़्यादा लंबे लॉकडाउन के बाद हमने कंट्रोल किया तो लोगों को ये ज़रूर समझना होगा कि अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, कोरोना के अकॉर्डिंगली बिहेवियर नहीं किया गया पब्लिक प्लेसेस पे, तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण और बढ़ जाएगा। और चुनौती इसी बात की है, जब कम लोग थे लॉकडाउन में तो समझाइश दी जाती थी, लेकिन जब इतना कुछ अनलॉक हुआ है तो कैसे लोगों को समझाया जाएगा। जी जी, ठीक है दीप्ति, बने रहे मेरे साथ। मोहित, इससे पहले हम डॉक्टर साहब से फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली के क्या हाल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक सख्त रवैया था वो भी निकलकर सामने आया था इसमें कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम नर्क में रह रहे हैं। ब्लैक फंगस 1 महीने तक तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक से ये बीमारी आ गई और इसके लिए कोई तैयारी ही नहीं है। देखिए करिश्मा, 26 राज्यों में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है और 20,000 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं, और ये कहा जा रहा है और चिंता का ये विषय भी है कि 10% के आसपास इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, मुहैया नहीं हो पा रही है मरीजों के लिए। सरकार लगातार ये वादे कर रही है कि हम किसी को भी कोई समस्या उत्पन्न होने नहीं देंगे, सबको उचित समय पर उचित वक्त पर जो है इंजेक्शन हो या जो भी मेडिसिन हो उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन स्थितियाँ पहले जैसे नहीं है। ब्लैक फंगस अचानक आ जाने के बाद ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये तमाम तरीके की जो लगातार बीमारियां आ रही हैं, इसके बाद से जो है स्थितियां पहले की तुलना में खराब होती जा रही हैं। आपको हम जो जानकारी दे रहे हैं कि 26 राज्यों में जो ब्लैक फंगस ने जो दस्तक दी है उसके बाद से सरकारों ने चिंता तो जाहिर की है, लेकिन सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों का इलाज भी सही ढंग से सुचारू रूप से किया जाए। लगातार लोग इंजेक्शन के लिए सड़कों पर भटकते हुए कई मरीज के तीमारदार जो है वो नजर आए। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि आने वाले दिनों में इंजेक्शन की कोई कमी नहीं होगी, जो भी इलाज के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए, जो इंजेक्शन चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए वो लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन स्थितियां पहले की मुकाबले अगर हम बात करें तो चिंताजनक अभी भी बनी हुई है। जी ठीक है। दीप्ति, भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो सख्तियां काफ़ी हैं, जिस तरीके से हम जो दिशा निर्देश पढ़ रहे थे सरकार की तरफ से जो जारी किए गए थे, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है विपक्ष की तरफ से कि 1 महीने का आपने लॉकडाउन लगाया, ऐसे में कई लोग ऐसे हैं खासतौर से गरीब वर्ग जिनके लिए खाने तक के लिए कुछ नहीं था और उनकी सहायता आखिर नहीं की गई। अभी आंशिक हम ये कहेंगे कि आंशिक अब जो छूट दी गई है इसमें उनके लिए क्या कुछ प्रावधान रखा गया है? क्या उनके लिए कुछ मदद सरकार अपनी तरफ से कर रही है? देखिए, लगातार कोरोना काल में कहीं ना कहीं ये बात रही थी कि जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए सरकार ने काफ़ी हद तक जो है उनके लिए आर्थिक सहायता करी थी। उस वक्त उनके खातों में रुपए भी डाले गए थे, लगातार कोरोना काल में भी डाले गए थे और पिछले कोरोना काल में भी और इस समय भी डाले गए थे। हालांकि जो छोटी छोटी व्यवस्थाएँ हैं, ये कई सारी चीज़ें आर्थिक गतिविधि खुलने से अपने आप हो जाती हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनका काम कैसे होता है, अब तो चूँकि मालवाहक गाड़ियाँ आना जाना शुरू हो चुकी हैं, वो पहले भी आ जा सकती थी, तो उनके लिए जो असिस्टेंट लगते हैं, जो लेबर लगते हैं, उनके सारे दूसरे कामकाज के लिए तो कहीं ना कहीं लोग उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वर्क भी होगा, उसमें भी काफ़ी हद तक लोग एडजस्ट होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार को उनके लिए कोई अलग व्यवस्था करना था, क्योंकि जो रोज़ की कमाने वालों की स्थितियाँ हैं, सरकार लगातार उन्हें किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करती रही है, चाहे वो अनाज मुफ्त देने की बात रही हो या स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ऋण का ब्याज देने की बात रही हो या उनके अकाउंट में पैसे डालने की बात रही हो कोरोना काल में। तो ये लगातार चला है। लेकिन अब चूंकि आर्थिक गतिविधियां खुल चुकी हैं, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, तो जो रोज कमाने वालों की स्थिति थी वो अब बेहतर होगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां खुलते ही लोग वापस अपने काम पर आएंगे और जिस तरीके से कामकाज शुरू होगा उसमें लेबर की भी ज़रूरत होगी और दूसरे लोगों की भी ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल लॉकडाउन भी खुला है, इसमें काफ़ी हद तक लोगों की जो रोज कमाने वाले हैं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम जरूर हो सकता है। करिश्मा, ठीक है दीप्ति। शरद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी क्योंकि आप थर्ड वेव आने से पहले ही बताया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है बच्चों पर फोकस करना और वैक्सीनेशन को लेकर जोर देना, लेकिन क्या लगता है आपको जिस तरीके से वैक्सीनेशन की गति चल रही है ऐसे में बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 45+ के लोगों को दूसरा डोज नहीं लग पा रहा है। युवा तो छोड़िए, बच्चों तक के लिए तो सोचने के लिए बहुत दूर की बात हो जाएगी है। देखिए, बच्चों के लिए तो अभी जो है वो ट्रायल चल रही है और उसके लिए अभी जो है वो कोई आउटकम आया नहीं है, परंतु बच्चों के वैक्सीन बनाने की दिशा में भी कार्य हो रहा है।
और आगामी कुछ महीनों में शायद उसके हमको कुछ अच्छे परिणाम मिले। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है। अब दूसरा जो सवाल है कि अनलॉक की ये जो है प्रक्रिया जैसे ही चालू होती है, एक तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स एक पॉपुलेशन का मूवमेंट होता है, पॉपुलेशन का मूवमेंट होता है तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ती है शहरों में जो कामकाज के लिए या व्यवसाय के लिए। ठीक इसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उन पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि मजदूर वर्ग और खेती का कब अब चालू होगा, तो खेती के साथ ही जो है वो मजदूर वर्ग की जो खेतों में जब जाता है तो वहां हमको रूरल एरियाज पे भी इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। तो दो चीजें तो ये जो है वो बराबर जो है मॉनिटरिंग में प्रशासन को रखना ही पड़ेगी। दूसरा जो है आपने बताया कि टीकाकरण की स्थिति, टीकाकरण की जो है उसमें जो है कई कठिनाइयां बिल्कुल है, मैं इससे सहमत हूँ। कठिनाई ये है कि सबसे पहले तो वैक्सीन का अभाव है, शायद कुछ रणनीति बनाने में जो भी चूक हुई है, परंतु अब ये जो है धीरे धीरे शासन स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, पर अभी भी 10 लाख पर डे का पूरे देश में गेप पे जितने टीके लगना चाहिए उतने लग नहीं रहे और हम लोग 3% तक जो है टीकाकरण के कार्य को कर पाए। तो ये सारी चीजें चिंताजनक जरूर है, परंतु इस दिशा में प्रयास भी चालू हो गए। तो मैं समझता हूँ आगामी कुछ दिनों में जो है वो हम लोग इसकी जो है रीच बढ़ाएंगे, एक्सेस सबको लोगों को मिलने लगेगा, ऐसा एक जो है मेरा मानना है। तो ये जो टीकाकरण है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और दीप्ति, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट्स है और पूरे मध्य प्रदेश में क्या जानकारी है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन तो निश्चित ही धीमा चल रहा है। जितना उसका टारगेट लिया गया था या जिस तरीके से सोचा गया था उस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें 60 प्लस की तो काफ़ी सारे लोगों को 2 डोज लग चुके हैं। अगर हम बात करें कि 45 प्लस तो उनके काफ़ी लोगों के सिंगल डोज हो गए हैं, लेकिन 18 प्लस की जो रफ्तार होनी चाहिए वो अभी भी कम है। पहले ये कहा जा रहा था कि कई सारी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पर, तो ऑन स्पॉट बुकिंग के लिए भी प्रीफर किया गया, लेकिन कई जगह तो ये स्थिति हो रही है कि अगर ऑन स्पॉट बुकिंग हो रही है तो वहाँ तो करा जा रहा है, लेकिन अगर ऑनलाइन कराई जा रही है तो कई बार सेंटर्स के नाम गलत जा रहे हैं। कई बार जो बच्चे हैं जो 18 प्लस वाले हैं उनको कई बार सेंटर इतना दूर दिया जा रहा है कि वो जाके अपना वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। तो इस तरह की कई सारी दिक्कत है और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है करिश्मा की वैक्सीन का पूरा डोज ही अभी तक मध्य प्रदेश नहीं पहुँचा है। हालांकि इसके लिए लगातार बात की जा रही है, ग्लोबल टेंडरिंग की भी बात हो रही थी, 45 लाख डोज पहले ही मंगाए थे सरकार ने, लेकिन वो पूरा डोज अभी तक नहीं पहुँच पाया है। थोड़ा थोड़ा करके पहुँच रहा है और उसी के जरिए जो है लगाया जा रहा है। तो अभी जो मुझे लगता है कि जो 18 प्लस के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। और अगर अभी भी जो है हफ्ते के 4 ही दिन वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उनमें वैक्सीनेशन नहीं होता है, तो लगातार वैक्सीनेशन नहीं होने के चलते हम इस बात पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि जो कोरोना की चेन है उसको हम वैक्सीनेशन के जरिए ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि जितना वैक्सीनेशन होना चाहिए उतना अभी तक हुआ नहीं है। टारगेट रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके जो सबसे बड़ी कमी है वो वैक्सीन की कमी है, और वैक्सीन की कमी के चलते जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मोहित, क्योंकि दिल्ली से भी खबरें सामने आ रही थी कि केंद्र पर लगातार राज्य सरकार ये आरोप लगाती हुई आई है कि जो वैक्सीन का कोटा है वो दिल्ली को मिल नहीं पा रहा है। और दिल्ली और नोएडा की अगर हम बात करें तो ये जानकारी ये भी है कि 7 तारीख के बाद थोड़ी और ढील दी जा सकती है। तो ऐसे में बताएं कि क्या कुछ आगे ढील दी जाएगी, क्या कुछ आगे का रोड मैप है सरकार की तरफ से? देखिए करिश्मा, अर्थव्यवस्था की पहिया को भी चलाना जरूरी है, लिहाजा सरकार धीरे धीरे जो है अनलॉक की प्रक्रिया में आ चुकी है। सरकार को ये पता है कि लंबे वक्त तक जो है हम ऐसी स्थितियों में नहीं जी सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना होगा। लिहाजा जो लोग घरों में हैं उनको भी अपने काम धंधों पे लगना होगा। खासतौर पर असंगठित क्षेत्र की हम बारे में बातचीत करें तो सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जो अपने घरों में हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्शन लाइन को खोला गया है। कंस्ट्रक्शन लाइन दिल्ली में खोल दी गई है, नोएडा में खोल दिया गया, ताकि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलें, मजदूर जाके काम करें। लेकिन दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन को जो आप कह रही हैं कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है पहले से बहुत ज़्यादा धीमी हुई है, हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है। दिल्ली सरकार ये कह चुकी है कि उसके पास वैक्सीनेशन ना के बराबर है। वैक्सीनेशन कई सेंटर्स बंद हो चुके हैं। हाँ, प्राइवेट सेंटर्स में जरूर वैक्सीनेशन है, पैसा दीजिए और वैक्सीनेशन जाके लगवा लीजिए। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के पास आकर वैक्सीन कैसे आ जाती है, होटल्स में कैसे आ जाते हैं, कैसे होटल्स वाले ऑफर दे रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ ठहरिए और
और वैक्सीनेशन करवा के जाइए। तो तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है सरकारों ने व्यवस्था भी एक बनाने की कोशिश की है कि अगर हम अनलॉक की प्रक्रिया खोलते हैं, अनलॉक करते हैं, तो किस तरीके से जनता को बचाया जा सके, जनता को जागरूक करने की प्रक्रिया जो है मुहिम चलाई जा रही है। सरकार ने ये सीधे तौर पे बात कही है कि हम खोलेंगे, लेकिन आपको भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप भी 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। अभी तक मेट्रो दिल्ली में नहीं खोली गई है, मेट्रो खोलने की प्रक्रिया भी आगे बात चलेगी, जल्दी से जल्दी मेट्रो खोली जाएगी, लेकिन नए प्रोटोकॉल्स के साथ मेट्रो को खोला जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को भी खोलने की बात चल रही है, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगा तो नए नियमों के साथ खुलेगा, नई गाइडलाइंस के साथ खुलेगा, और जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी करिश्मा कि जब ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा और मेट्रो खुलेगी तो लोग खुद सावधानी बरतें। एक सवाल और भी है मेरा, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में अब शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की जो सुविधा है उसको चालू कर दिया गया है। आपने क्योंकि अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया, तो बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था बनाए रखना, और रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहीं से भी आता है। तो ऐसे में इसको लेकर क्या ताजा जानकारी है? कुछ जो पोर्टल्स बनाए गए हैं, क्या उसमें कुछ लोगों को परेशानी हो रही है? वेब पे आप जाइए और ऑनलाइन जो है शराब बुक कर सकते हैं। होम डिलीवरी जो है शराब की हो जाएगी। आप घर पे जो है बैठे बैठे आपको शराब मिल जाएगी। सरकार का ये तर्क है कि अर्थव्यवस्था को अगर चलाना है तो कुछ चीज़ों को खोलना पड़ेगा, और शराब रेवेन्यू जनरेट करने का एक बड़ा माध्यम किसी भी प्रदेश के लिए रहा। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वहाँ भी होम डिलीवरी पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन सियासत भी इसको लेकर तेज हो गई करिश्मा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जैसे तमाम बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर आरोप लगाया और कहा है कि आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं, आप दवाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन शराब जरूर बांट सकते हैं। सवाल भी उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालों के बीच में प्रदेश को भी चलाना है, तो इस तरीके के कदम जो है प्रदेश सरकार उठा रही है। जी जी, ठीक है। शरद जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से अभी, क्योंकि सरकार का एक तर्क ये भी है लॉकडाउन एक टेम्पररी ऑप्शन है और हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे करके अनलॉक कर रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियों की चीजें हैं उनको जारी रखना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास कर्ज भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रेवेन्यू आखिर कैसे जनरेट हो? तो ये जो छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? करिश्मा, देखिए क्या है, फेज मैनर में जो है लॉकडाउन को लिफ्ट तो हमको करना पड़ेगा, उठाना तो पड़ेगा। ये नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ को हर्डल करता है, ठीक है ना, और इकोनॉमी तो निश्चित रूप से जो है इससे जुड़ी हुई है। तो रोजमर्रा के भी जो कामकाज है वो प्रभावित होते हैं। लोगों को छोटी छोटी आपूर्ति है, दूध है, सब्जी है, उनके लिए जो अन्य सामग्री है, बच्चों के लिए जो आइटम्स है, ये सारी चीजें भी प्रभावित होती है। तो ये बात सही है कि फेज मैनर में हमको जो है ये लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, पर इसमें निगरानी लगातार जरूरी है। पुलिस को, प्रशासन को ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगी कि कहीं भी अननेसेसरी क्राउडिंग नहीं हो, कहीं भी जो है वो जो इसके सामान्य प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो ये चीजें जो है करना पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी भी जो है इतनी अवेयर हो गई है, 2 बार हम लोग ये फेस कर चुके हैं, तो ये फेस करने के बाद जो है इतना जो है वो परेशान हो गए हैं कि लोग बाग को है उनको खुद भी चिंतित होंगे इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है लंबे समय जो है वो तक नहीं लॉकडाउन लगाया जा सकता। ये तो एक पूरी जो है तकलीफ के लिए या पूरी जो है हम उसको तक जो है वो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो लगा सकते थे, और वो किया भी गया है। परंतु अब जो है धीरे धीरे इसको जो है लोगों को मर्यादित रख के, अनुशासित रख के इसको ओपन तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। दीप्ति, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि विपक्ष लगातार टाइमिंग पर सवाल उठाता रहा है कि ये अनलॉक का सही टाइम नहीं है। हालांकि अब तो मामले कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से कह दिया था कि आर्थिक गतिविधियां कब तक आखिर बंद रहेंगी, वो आखिर चलती रहे, इसलिए बहुत जरूरी है अनलॉक करना। और अनलॉक भी किया जा रहा है तो फेजेस में किया जा रहा है। बिल्कुल अनलॉक करना बहुत ज़रूरी था। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि एक लंबे समय तक, लगभग 1 महीने से ज़्यादा पूरा स्टेट में लॉकडाउन था, और 1 महीने से ज़्यादा का जो लॉकडाउन था इसके चलते कई सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी। इसके और जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां रुकी थी उसके बाद सरकार के पास भी रेवेन्यू जनरेशन लगभग न के बराबर हो चुका था। तो जो बड़े सेंटर्स हैं, इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, यहाँ से जो है जनरली रॉ मटेरियल जाता है, कच्चा माल जाता है उद्योगों के लिए, तो यहाँ पर इन जगहों को भी खोलना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ
जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो तो काफ़ी हद तक बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं इतने लंबे समय के बंद रहने के बाद। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि सरकार का लगातार कहना था कि संक्रमण चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसलिए लॉकडाउन किया जा रहा है। पहले ये कोशिश थी कि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं हो, इसके बाद शनिवार रविवार के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा, 2 दिन लॉकडाउन लगा, लेकिन केस जिस तेज़ी से बढ़े सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और पूरी तरीके से लॉकडाउन करना पड़ा। अब हालांकि कम हो चुके हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुका है और इसके चलते आर्थिक गतिविधि अब शुरू हो चुकी है। और अभी भी जो पार्शियल लॉकडाउन अनलॉक किया गया है वो पार्शियल अनलॉक इसीलिए किया गया है कि अब आर्थिक गतिविधियों को सरकार और नहीं रोक सकती, न तो प्रदेश के हित में इसको और रोका जा सकता है, नहीं तो लोगों नहीं जनता के हित में रोका जा सकता है। क्योंकि जो रोज़ मजदूरी करने वाले हैं, जिनको हम दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं, या जो रोज़ कमा के जिनकी रोजी रोटी घर में चलती है, उनकी क्या स्थितियाँ होंगी, वो किस तरह से इतने लंबे समय तक अपने घर को चला रहे होंगे। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो इतने समय से बंद हैं, तो आने वाला डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप होगा उसको कैसे भरा जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आर्थिक गतिविधियां नहीं शुरू होगी तो मार्केट की लिक्विडिटी पूरी खत्म हो जाएगी। तो किस तरह से सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगी, या फिर किस तरीके से जनता जो है अपने आप को आर्थिक तौर पर ठीक रख पाएगी। क्योंकि जो सैलरीड लोग हैं उनकी तो सैलरी जरूर जाती है, लेकिन उन सैलरी को देने के लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन की ज़रूरत होगी। तो सरकार का भी रेवेन्यू पूरी तरह से बंद था, जो रोज़ कमाने वाले थे उनकी स्थितियाँ भी खराब थी, मिडिल क्लास तो और भी तमाम सारी चीज़ों से परेशान था। और तीसरी सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं महंगाई का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता जा रहा है। तो महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी थी कि कहीं ना कहीं अनलॉक करने का दबाव था, इसलिए अनलॉक किया गया है। हालांकि पार्शियल किया गया है, लेकिन पार्शियल अनलॉक भी जिस तरीके से चल रहा है काफ़ी चुनौती भरा है कि आखिर किस तरह से इस अनलॉक में जो है संक्रमण को कम किया जाएगा। हालांकि हर चीज़ों का एक समय है, रात 8 बजे बाद दुकानें बंद करने की बात कही गई हैं, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं वो रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। तो कई सारी चीज़ों को लेकर विरोधाभास भी है, आपसी तालमेल भी इस बात को लेकर नहीं बैठ रहा है कि जो राशन की दुकानें हैं वो जल्दी बंद होंगी और शराब की दुकानें देर तक खुली रहेंगी। तो इस तरह के तमाम सारे इशू हैं, लेकिन अनलॉक करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आर्थिक तौर पर प्रदेश की गतिविधियां तो पूरी ठप पड़ चुकी थी, जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के रेवेन्यू पे भी बहुत बड़ा असर डालती। जी चलिए ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि अनलॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है जनता का सहयोग और इसके बाद सतत मॉनिटरिंग होना। एक आखिरी कमेंट मैं मोहित आपसे लेना चाहूँगी, दिल्ली में क्या सख्ती उतनी दिखाई दे रही है, मॉनिटरिंग उतनी की जा रही है कि अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकल रहा है उस पर सख्ती वहाँ पे बढ़ती जा रही है? देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था तो देखिए की बात करें तो चाक चौबंद है ही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर हम बात करें सावधानी की तो जनता भी सावधान नजर आ रही है पहले के मुकाबले। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त यहाँ पे नजर आ रहा है। प्रशासन खासतौर पे दिल्ली सरकार के जो वॉलंटियर्स हैं लगातार लोगों की चेकिंग कर रहे हैं कि अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है, कोई फालतू में घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है, उसकी भी चेकिंग की जा रही है। देखिए हमें खुद तय करना होगा कि अगर आप खुद तय नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना अपने घर लेकर आएंगे। अगर आप सावधानी बरतेंगे, 2 गज की दूरी बना कर रखेंगे, मास्क लगाएंगे, दवाई भी कड़ाई भी लगातार ये सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं। तो अगर सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे तो कोरोना को भगाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मोहित और दीप्ति जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगी, क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे और क्या एहतियात आगे बरतनी है? देखिए अब ये है कि हम जो है इसकी जो फेज भुगत चुके हैं, मैं समझता हूँ इसमें जनता का सहयोग सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिए कोई भी चीज जो है कानून व्यवस्था जो है के आधार पर जो है लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती जी। बिल्कुल जो है इसमें जो है कम्युनिटी को सहयोग करना पड़ेगा बराबर। जो है कोविड के लिए जो मर्यादाएं जो अनुशासन निर्धारित किए गए उसका पालन आप सब करिए, ताकि हम जो है 3rd वेव से और हमारे जो नौनिहाले बच्चे हैं उनको भी भविष्य में बचा सके, जैसे की संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनको जो है प्रभावित करेगी। तो ये जो है कम्युनिटी को जो है सहयोग करना पड़ेगा, समुदाय को आगे आना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी जो है इसके लिए हमको सबक लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने भी साझा की। तो देखिए अनलॉक करना एक सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है, सहयोग करें और इसके साथ ही जो सतत मॉनिटरिंग है प्रशासन की तरफ से वो तो आगे जारी रहेगी, लेकिन आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।